हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप सभी को दिया था। इस लेक्चर में हम लोग इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ये है e⁻x ब्रैकेट के अंदर ये महाशय बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन की बनावट से ही आपको लग रहा है कि हो ना हो ये जो क्वेश्चन है वो इस वाले रिजल्ट पे बेस्ड है। कौन सा रिजल्ट होता है? e⁻x f प्लस एफ प्राइम। इसका इंटीग्रल जब हम लोग लेते हैं तो क्या मिल जाता है? e⁻fx मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आपको लग रहा होगा और बिल्कुल सही लग रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी रिजल्ट पे बेस्ड है। अब मेन प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है इसमें f क्या है? f हम किसको लें ताकि दूसरे बचे हुए पार्ट को हम लोग f प्राइम या डेरिवेटिव ऑफ f कह सकें। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में सारा पेच यही फंसता है, सारी फसाद की जड़ यही होती है कि इसमें से किस चीज़ को हम लोग f माने। अब यहाँ पर आप देखिए न्यूमरेटर में क्या है? x⁴ + 2 है और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 + x² है। तो यहाँ से आपको कुछ हिंट मिलना चाहिए। क्या हिंट मिलना चाहिए? कि न्यूमरेटर वाले को हम लोग क्यों ना ऐसा कर दें x⁴ + 1 और इस 2 को अलग कर देते हैं 1। अब ये जो x⁴ + 1 है ये इसका स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर +2x² देना पड़ेगा। तो मैं -2x² भी यहाँ पे करूँगा। देखिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में जो चीज़ था उसको मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में अब आया ये क्या हो जाएगा? 1 + x² का होल स्क्वायर हो गया। तो ये सब मैथमेटिकल जगलरी आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसा करने से हो सकता है कि मेरा काम बन जाए। तो आप हिट एंड ट्रायल करिए, करके देखिए कि ऐसे करने से फ़ायदा होता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, x⁴ + 2 जो न्यूमरेटर में था उसको ऐसे ब्रेक कर दिया, x⁴ + 1 + 2x², फिर कर दिया +1 - 2x²। तो न्यूमरेटर देखिए क्या हो जाएगा, x⁴ + 1 + 2x² +1 एक रहेगा ही, -2x² हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + x² होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा +1 - 2x² और डिनोमिनेटर में क्या है? ये है 1 + x² ⁵ 5/2। अभी हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, जो एक्सप्रेशन है, उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि इसको कुछ मैनिपुलेट करके किसी तरह से इसको हम लोग f + f' के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारा काम बन गया। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें एक तरह से दो अलग अलग चीज़ है, एक ये है और एक ये है। तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम लोग दो टुकड़ों में बांट देते हैं। तो जो पहला टुकड़ा है उसमें देखिए ऊपर में ⁻2 है, नीचे में ⁵5/2 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें 1 नीचे में क्या हो जाएगा, √1 + x²। ये आएगा, बिल्कुल आएगा ही, क्योंकि ऊपर में पावर 2 है, यहाँ 5/2 है, यानी कि नीचे में ये बचा √1 + x² और साथ में ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो इसको भी लिख दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, +1 - 2x² डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 1 + x² ⁵ 5/2। अब आप कहेंगे कि आपने इसको इतनी दूर क्यों लिख दिया है? दूर मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं चेक कर सकूं कि अगर हम लोग इसको f मानते हैं तो क्या ये f' होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंपल सा लॉजिक लगाइए। इस फंक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है? ⁻1/2 है और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर घटता है। जब भी आप x⁴n को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? n, x⁴n - 1 मिलता है। लेकिन कितने से घटता है? 1 से घटता है। यानी कि अगर हम लोग इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या है? 1 + x² ⁻⁻1/2 है, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? ⁻³ बाकी कुछ कांस्टेंट वगैरह तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या ⁻³ है? नहीं है। यहाँ तो पावर देखिए 2 से घट गया। तो यही देखकर आपको लग जाना चाहिए कि अगर हम लोग इसको f मानेंगे तो ये तो उसका f' नहीं है, इसका f' कुछ और होता है, लेकिन ये नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है? बहुत सिंपल लॉजिक है, क्योंकि इस फंक्शन में 1 + x² ⁻⁻1/2 है। डिफरेंशिएट करने पे पावर 1 से घटता है, 1 से घटेगा तो यहाँ पर मुझे 3/2 होना चाहिए। इसलिए इसको तो मैं f' का दर्जा नहीं दे सकता हूँ। अगर ये f है तो f' ये नहीं है।
अगर f प्राइम ये नहीं है तो क्या होगा वो सोचिए। वो तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3/2 नीचे में आ गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 2x, तो 2x इधर आ गया और ये वाला जो टू द पावर -½ है उसके कारण एक -½ आएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -x/दिस थिंग आएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको f मानते हैं, इस बला को, इस फ्रैक्शन को, ये f है तो इसका f प्राइम क्या होगा -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये क्या होगा, ये होगा f प्राइम। अगर ये f है तो ये f प्राइम होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर इसको आप f मानते हैं तो f प्राइम ये होगा, लेकिन क्या ये महाशय ये f प्राइम क्या आपके ब्रैकेट के अंदर में है? बिल्कुल नहीं है। तो आप कैसे काम करिएगा? तो आप ये कहते हैं कि ठीक है मैं इसको यहाँ पर ला देता हूँ और ब्रैकेट सेम रहे, तो उसको कैंसल आउट करने के लिए यहाँ पर -x/दिस थिंग है, तो आप एक बार ये लिख दीजिए +x/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपके पास तो ये ब्लू वाला टर्म है और ये ब्लू वाला टर्म है, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास यही दोनों ब्लू वाला टर्म, लेकिन आपने देखा कि ये अगर f है तो ये महाशय तो बिदक गए हैं, ये f प्राइम बनने को तैयार नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इसको f मानते हुए एक f प्राइम ढूंढ के लाइए मार्केट से। बिल्कुल f प्राइम तो मिल गया आपको। तो इसको जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो इसको कैंसल आउट करने के लिए इसका उल्टा भी लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमने -x/दिस थिंग लिखा तो हमें यहाँ पर +x/दिस थिंग लिखना पड़ेगा। इस माइनस को उठा करके यहाँ कर देते हैं ताकि ये अलग टर्म दिख जाए। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, ये 4 टर्म बन गया। अब 2 टर्म जो हम लोग लाए हैं मार्केट से उठाकर, ये वाला टर्म, ये क्या है, ये तो इस f का f प्राइम है, तो मेरा काम बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गया, इस एक्स्ट्रा टर्म का f प्राइम क्या ये हो सकता है, डेरिवेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए इसमें पावर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसमें है पावर -3/2, इसमें है पावर -5/2, यानी कि पावर 1 से घट रहा है, यानी कि ये एक प्रोबेबल कैंडिडेट है। और आप चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को, किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो महाशय यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, अगर इसको आप f मानिएगा तो उसका f प्राइम ये हो जाएगा। यानी कि अब इस ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म हुए, 4 टर्म हुए। शुरू वाले जो 2 टर्म हैं इन दोनों को मैं f मान लेता हूँ। इन दोनों को अगर आप f मानिएगा तो ये जो 2 टर्म है यहाँ पर, ये पूरा f प्राइम हो जाएगा। हो गया। ये जो पहला टर्म है इसका डेरिवेटिव तो ये है, f प्राइम ये है, आप चेक कर लीजिएगा। ये जो दूसरा टर्म है इसका डेरिवेटिव ये है, इसका f प्राइम ये है। यानी कि शुरुआत के जो 2 टर्म हैं इन पूरे को अगर मैं फंक्शन f मान लूँ तो जो बाद वाले 2 टर्म हैं उस फंक्शन f के f प्राइम हो जाएंगे। यानी कि इस इंटीग्रल को अब सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, e⁻x तो यहाँ पर है ही, ये पूरा है ही, ये है, तो ये किस फॉर्म में ब्रेक हो गया, ये हो गया इस वाले फॉर्म में ब्रेक। किस फॉर्म में, e⁻x f(x) प्लस f प्राइम x dx, और इसमें f क्या हो गया, ये जो पूरा चीज़ है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा हो गया fx। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो e⁻x इंटू दिस प्लस दिस, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस को जरूर समझिए। इसका सॉल्यूशन तो आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, आपके कोचिंग मटेरियल में मिल जाएगा, लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें आपको नए नए फंक्शंस ईजाद करने पड़ते हैं, नए नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपके पास ब्रैकेट के अंदर ये वाला और ये वाला सिर्फ दोनों ब्लू वाला ही टर्म था। आपने क्या किया, ये वाला एक टर्म घुसाया। क्यों घुसाया, क्योंकि ये जो टर्म है इस ब्लू वाले का डेरिवेटिव है। इस एक्स्ट्रा टर्म को आपने घुसाया तो कैंसल आउट करने के लिए इसका उल्टा भी आपको घुसाना पड़ेगा। लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा है, आपका गुड लक ऐसा है कि ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ये वाला हो गया। तो इन दोनों को, फर्स्ट दोनों टर्म को मैं f मान लूँ तो लास्ट वाले दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, f प्राइम हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा e⁻x fx प्लस c, आंसर हो गया, वेयर fx इज इक्वल टू दीज 2 टर्म्स।
दूसरा प्रॉब्लम भी पहले प्रॉब्लम से मिलता जुलता ही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा पेच ये है कि यहाँ पर sin x cos x भी मौजूद है। अब ये e टू द पावर sin x है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं sin x को t मान लूँ। बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि जो भी फॉर्मूला होता है वो किस फॉर्म में होता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स, इसका इंटीग्रल हम लोग लिखते हैं e टू द पावर x एफ एक्स, ये होता है ना। अब x के बदले यहाँ पर अगर sin x होगा तब तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस sin x को t कर दूँ और पूरे इंटीग्रेशन में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को t के टर्म्स में लिख दूँ तो काम बन सकता है। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन तो आप ये करिए कि t इज इक्वल टू साइन एक्स कर दीजिए, तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा cos x dx। तो इसको जब हम लोग t के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर t, यहाँ पर x था तो x हो जाएगा साइन इन्वर्स t। अब जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये cos क्यूब x और ये cos क्यूब x फर्स्ट टर्म में कट जाएगा, लेकिन दूसरे टर्म में नीचे में t बाई cos क्यूब x रहेगा। अब आपको अगर sin x पता है कि t है तो cos x क्या होगा, cos x हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। हर बच्चे को पता है ये चीज़। तो इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, e टू द पावर t रहेगा ही, साइन इन्वर्स t तो रहेगा यहाँ पर, ये वाला cos क्यूब x और ये cos क्यूब x कैंसल आउट हो जाएगा, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा माइनस t। अब नीचे में क्या है cos क्यूब x और cos x क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो नीचे में हम लोग कर देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस पूरे को ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, ये हो गया dt। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये देखिए e टू द पावर t के टर्म्स में आ गया, तो कहीं से अगर मैं e टू द पावर t f ऑफ t प्लस f प्राइम t dt कर दूं, और यहाँ पर इंटीग्रल तो रहेगा ही, तो आंसर मुझे मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, e टू द पावर t एफ टी, ये आ जाएगा। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेंड है क्या इस फॉर्म में है, सोचिए है क्या। आपका सबसे पहला गेस तो ये होगा कि क्यों ना मैं साइन इन्वर्स टी को एफ ऑफ टी ले लूँ, बिल्कुल सही गेस है। लेकिन जब आप साइन इन्वर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, नहीं मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया, यानी कि ये महाशय जो है ये तो इस एफ टी का एफ प्राइम बनने को तैयार नहीं है, इसका दुल्हायो बनने को तैयार नहीं है। मुंह फुला के बैठे हुए हैं कि नहीं मैं तो इस साइन इन्वर्स टी का डेरिवेटिव हूँ ही नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो इस साइन इन्वर्स टी का डेरिवेटिव अगर ये नहीं है तो जो डेरिवेटिव है उसको लिख देते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो हम लोग ऐसे लिख दें साइन इन्वर्स टी तो रहेगा ही, ये माइनस टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर 3/2 रहेगा। इसको मैंने दूर कर दिया है क्योंकि ये महाशय इसका डेरिवेटिव बनने को तैयार नहीं है। लेकिन साइन इन्वर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोग जानते हैं इसका डेरिवेटिव होता है +1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब मैं चाहता हूँ कि कहीं से मुझे इसका डेरिवेटिव इस ब्रैकेट के अंदर मिल जाए तो लिख लो। आपने इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव अगर लिख लिया तो इसको कैंसिल करने के लिए इसका एडिटिव इन्वर्स, इसका नेगेटिव भी तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो ये ब्रैकेट सेम रहेगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर लिख दीजिए -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। हमें दे रखा था साइन इन्वर्स टी और ये वाला फंक्शन जो दोनों ब्लू वाला है ये दे रखा था। हमने देखा कि साइन इन्वर्स टी का डेरिवेटिव ये तो है नहीं, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये वाला चीज़ उसको मैंने मार्केट से खींच के ला के यहाँ पर रख दिया। इसको जब रख दिया तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए ये +1 बाई दिस थिंग है तो -1 बाई दिस थिंग रखना पड़ा। अब देखिए ये जो मैं मार्केट से खींच के लाया हूँ -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये हो जाता है। आप चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर -1/2 है, इसमें पावर -3/2 है, यानी कि पावर 1 से घट रहा है। इसका मतलब इस चीज़ का डेरिवेटिव ये हो सकता है। आप चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव अगर ये हो गया तो मेरा काम बन गया। ये पूरा ब्रैकेट है, यहाँ पर e टू द पावर t है, ये इंटीग्रल है। तो मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को इसको मैं ले लेता हूँ ft। इस पूरे को अगर आप ft लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि साइन इन्वर्स t का डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है। तो फर्स्ट दो टर्म क्या हो गया, ft हो गया, और उसके बाद का दो टर्म यानी कि लास्ट दो टर्म क्या है, ये दोनों f प्राइम t हो गया। तो क्वेश्चन को हमने किस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, e टू द पावर t ft प्लस f प्राइम t dt। तो आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर t ft क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स t माइनस
1/√(1 - t²। इस t को आप x के टर्म्स में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा e⁻sin x, साइन इन्वर्स t हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा नीचे में cos x, यानी कि ऊपर आकर ये हो जाएगा sec x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया e⁻sin x इंटू x माइनस sec x, और प्लस c तो लगा ही दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है 3x² tan 1/x माइनस x sec² 1/x dx। पहले टर्म में आप देख रहे हैं कि 3x² tan 1/x है, इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत मुश्किल है, तो ऑब्वियसली हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेते हैं। तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेंगे फर्स्ट टर्म के लिए, तो किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए और किसको सेकेंड फंक्शन माना जाए। रूल क्या होता है, जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको आप सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। तो ये जो tan 1/x है, क्या ये सेकेंड फंक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे तो अगले ही स्टेप में क्या हो जाएगा, 3x², ये तो एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इंटू करना पड़ेगा इंटीग्रल tan 1/x। अब इंटीग्रल tan 1/x dx करिएगा तो अटक जाइएगा, नहीं कर पाइएगा। और ये तो पहले भी मैंने बताया था ना, रूल क्या होता है, जिस चीज़ को आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको लीजिए सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पर 3x² को हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए इसको लेंगे सेकेंड फंक्शन, समझ गए। और tan 1/x को लीजिए फर्स्ट फंक्शन, बिल्कुल सही सोचना है आपका। और tan 1/x को फर्स्ट फंक्शन लेने से फ़ायदा ये भी है, देखिए क्या फ़ायदा है। हम लोग फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, आगे जाकर के फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan 1/x को जब डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको मिलेगा sec² 1/x, ठीक है, ये मिलेगा sec² 1/x, साथ में और कुछ माइनस 1/x² भी मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक sec² 1/x है, माइनस साइन के साथ है, तो हो सकता है कि वो वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए। यानी कि ये सब थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलना चाहिए, इंट्यूशन आना चाहिए। जब तक इस तरह का थॉट प्रोसेस नहीं आएगा, एडवांस्ड लेवल के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखकर रटने की कोशिश मत करिए, माइंड में घुसिए। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है, आपका टीचर है, तो वो टीचर कैसे सोच रहा है, आप टीचर की खाल में घुस जाइए, उसके दिमाग में घुस जाइए कि वो टीचर कैसे सोच रहा है, वो जो मैथ्स का जीनियस बनता है वो कैसे सोच रहा है। तो जब तक आप उसके थॉट प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे, कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, एओडी में, या अलजेब्रा के डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया या बेसिक ट्रिगोनोमेट्री हो गया, वो सब कर लेंगे, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे अलजेब्रा के, कैलकुलस के, वो नहीं कर पाएंगे। तो थॉट प्रोसेस देखिए क्या है, मैं tan 1/x को फर्स्ट फंक्शन लूँगा क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे sec² 1/x मिलेगा, जो आगे जाकर के कैंसिल हो सकता है। तो इस पहले टर्म को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan 1/x तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू 3x² का इंटीग्रल क्या होता है x³, तो ये कर दिया, माइनस अब क्या हो जाएगा, ये x³ एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब tan 1/x को डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या हो जाएगा, sec² 1/x इंटू हो जाएगा माइनस 1/x², और साथ में ये जो दूसरा टर्म है ना, माइनस इंटीग्रल x sec² 1/x, ये तो रहेगा ही। सब में dx है, dx में जगह बचाने के लिए नहीं लिखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि dx नहीं है, dx तो होगा ही। अब आप देखिए क्या हुआ, ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैसे, यहाँ है माइनस 1/x², यहाँ है x³, ये कैंसिल होकर के x हो गया, ये -1 और ये -1 मिलकर के प्लस हो गया। तो आपको क्या मिल गया, x sec² 1/x, यहाँ क्या है माइनस x sec² 1/x, दोनों कैंसल आउट होकर के 0 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, tan 1/x इंटू x³ प्लस c कर दीजिए।